अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम बारबिचुरेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फोरेंसिक मेडिसिन का एक टॉपिक है, बारबिचुरेट्स पॉइजनिंग। बारबिचुरेट्स क्या है? ये बुनियादी तौर पर सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंजियोलिटिक ड्रग का एक टाइप है। ये सेडेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हाइप्नोसिस या स्लीप इंड्यूसिंग इफ़ेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी कन्वल्जेंट इफ़ेक्ट भी है, एंटी एपिलेप्टिक इफ़ेक्ट भी है, एनेस्थेसिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैंक्विलाइजर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बारबिचुरेट्स को आगे हम पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन जो मोस्टली एब्यूज्ड यानी जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं वो है अमोबारबिटॉल, सेकोबारबिटॉल। ये वो बारबिचुरेट है जो कि कॉमनली एब्यूज्ड किए जाते हैं। बारबिचुरेट के फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की सूरत में होते हैं और इसके मुख्तलिफ सिनोनिम है, मुख्तलिफ नाम है, जिनमें सबसे पहले है रेड डेविल्स, इनको रेड और डेविल्स भी बोलते हैं, या येलो जैकेट्स भी इनको बोलते हैं, येलो जैकेट्स। और या फिर स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि ये स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं तो इनको स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं, या गोफ बॉल्स भी बोलते हैं, गोफ बॉल्स। तो इसके मुख्तलिफ सिनोनिम है, लेकिन ये बेसिकली एक सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंजियोलिटिक एजेंट है जो कि एनेस्थेसिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी होते हैं इसके, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी इसके होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। कॉमनली एब्यूज्ड जो बारबिचुरेट है, मैंने आप लोगों को बता दी है, वो है अमोबारबिटॉल, अमोबारबिटॉल, सेकोबारबिटॉल और फिनोबारबिटॉन। ये वो बारबिचुरेट है जो कि कॉमनली जो लोग उसको एब्यूज़ करते हैं, यानी उसको फेटल डोज में लेते हैं और उसकी वजह से फिर उनको मुख्तलिफ नुकसानात मिलते हैं। आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा बारबिचुरेट के क्लासिफिकेशन, कि उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ उसको हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स, वो बारबिचुरेट के जिनका हाफ लाइफ 8 से लेकर 24 घंटे तक हो। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग जो कि 3 से लेकर 6 घंटे तक जिनका हाफ लाइफ हो। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यानी शॉर्ट एक्टिंग से भी ज़्यादा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, वो बारबिचुरेट के जिनमें जो हाफ लाइफ होता है वो 0.5 यानी आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक जिनका हाफ लाइफ होता है। लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट में मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है फिनोबारबिटॉन, मेफोबारबिटॉन। फिनोबारबिटॉन और मेफोबारबिटॉन यह बारबिचुरेट है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, यानी जब आप उसको लेते हैं तो उनका जो हाफ लाइफ होता है बॉडी में, जब वो मेटाबोलाइज होते हैं और फिर वो एक्शन करते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग यानी लंबे अरसे तक ये बॉडी में होते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। जो शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है उनमें उनका जो हाफ लाइफ 3 to 6 आवर्स होता है, और उनमें जो एग्जांपल है वो है ब्यूटोबारबिटॉल, सेकोबारबिटॉल, हेक्सोबारबिटॉल। ब्यूटोबारबिटॉल, सेकोबारबिटॉल, हेक्सोबारबिटॉल ये शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट जिनका हाफ लाइफ 0.5 to 2 आवर होता है, उनमें थायोपेंटॉल जो कि बहुत मशहूर ड्रग है, थायोपेंटॉल, मेथोहेक्सिटॉल और थायामिलाल। तो थायोपेंटॉल, मेथोहेक्सिटॉल, थायामिलाल ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट के एग्जाम्पल है। ये बारबिचुरेट का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इनका जो फेटल डोज होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट है उनका फेटल डोज 10 mg पर डेल, यानी जब उस ब्लड में उनका लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो या इससे ज़्यादा हो तो फिर वो फेटल होता है। जो शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है उनका जो फेटल डोज होता है वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी ब्लड में जब उनका लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो फिर वो फेटल होता है। जबकि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है उनका है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उन बारबिचुरेट का फेटल डोज है जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। अगर हम इनके फेटल पीरियड की बात करें तो इनका जो फेटल पीरियड होता है वो 1 से लेकर 2 दिन तक होता है, यानी 1 to 2 डेज में ये बारबिचुरेट जो है ना अपना इफेक्ट वो फेटल पीरियड होता है, इनके अंदर इसके डिफरेंट इफेक्ट आते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बारबिचुरेट का इंट्रोडक्शन हो गया।
अब हम साइन एंड सिम्टम ऑफ बारबिचुरेट पॉइजनिंग को पढ़ते हैं। तो इसके जो साइन सिम्टम है ये मुख्तलिफ अर्गन सिस्टम में शो होते हैं। सबसे पहले हम CNS में इसके साइड इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसका एक्शन नहीं बताया। इसका एक्शन इस तरह होता है कि ये बुनियादी तौर पर इनहिबिटरी इफ़ेक्ट रखता है CNS में। यानी ये जो है ना एक रिसेप्टर होता है जिनको बोलते हैं गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, स्पेसिफिकली गाबा ए रिसेप्टर। ये CNS में होता है और ये जब स्टिमुलेट होता है तो ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट रखता है। ये इस तरह होता है कि जो रेटिकुलर एसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम है, ब्रेन स्टेम है और लिम्बिक सिस्टम, इन तीन जगहों पर एसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम, ब्रेन स्टेम और उसके साथ साथ जो रिलेटेड अदर लिम्बिक सिस्टम है, वहाँ पर इस तरह होता है कि एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर एक पोटेंशियल पैदा होता है जिनको प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल बोलते हैं और यहाँ पर एक पोटेंशियल होता है जिनको पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल जो है ना ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं। तो जो बारबिचुरेट है ये इस तरह करते हैं कि ये यहाँ पर एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं जिनको बोलते हैं गाबा ए बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर। इनको जब स्टिमुलेट करते हैं तो ये इस तरह करता है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पर क्लोराइड का लेवल या क्लोराइड का जो इन्फ्लक्स है उसको बढ़ाता है। तो जब क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ता है तो इसके नतीजे में यहाँ पर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पैदा होता है। यानी जब क्लोराइड का लेवल बढ़ता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर बाय द बारबिचुरेट, तो यह पर इस तरह होता है कि क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में और उसके नतीजे में इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पैदा होता है और ये जो है ना इनहिबिशन काज होता है। तो इस तरह ये CNS में डिफरेंट CNS इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा करता है। मिसाल के तौर पर ड्राउजीनेस हो गया, वो उसको ख्वाबीदा हो जाता है और उसका जो स्पीच है वो भी स्लर्ड हो जाता है। क्लम्जी मूवमेंट, वो ट्रेम्बल करता है। अनस्टेडी गेट, उसका जो गेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा उसका जो निस्टेगमस है, अगर उसके आई को देखे तो वो मूवमेंट कर रहे होंगे, इस तरह निस्टेगमस वहाँ पर होगा, डिसओरिएंटेड होगा। यानी CNS डिप्रेशन के डिफरेंट जो इफेक्ट है, निस्टेगमस हो गया, एटेक्सिया हो गया, डिलीरियम भी यहाँ पर होगा, हालुसिनेशन होगा, कोमा भी यहाँ पर होगा, हत्ता के बिबिन्स की साइन जो कि प्लांटर की अपगोइंग को जिसको हम बोलते हैं, यानी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बिबिन्स की साइन जो टू में हम चेक करते हैं वो भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है। और अगर हम प्यूपल को देखें, आई में अगर हम प्यूपल को देखें तो प्यूपल जो है ना यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल हमें मिलते हैं और प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड भी होते हैं और उसका जो रिएक्शन होता है लाइट को वो भी कम होता है। तो ये CNS में इफेक्ट हो गए। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ आए, ये CNS में इफेक्ट हो गए। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसके इफेक्ट को देखें तो ये जो है ना इसका जो पैटर्न होता है रिस्पायरेशन का वो रैपिड एंड शेलो और स्लो ब्रीथिंग भी यहाँ पर होता है। रैपिड, शेलो या स्लो ब्रीथिंग, यानी जिस तरह चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग का एक पैटर्न है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर रैपिड स्लो शेलो ब्रीथिंग होती है इन केस ऑफ बारबिचुरेट पॉइजनिंग। और अगर हम CVS को देखें यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, वहाँ पर इनके जो इफेक्ट होते हैं तो ये हाइपोटेंशन काज करता है, यानी BP को कम करता है, हाइपोटेंशन काज करता है। क्योंकि वाज मोटर जो कंट्रोल होता है उसको कम करता है। हाइपोटेंशन हो गया, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट को कम करता है और कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। जब कंट्रैक्शन कम करता है तो कार्डिक आउटपुट भी उसके नतीजे में कम हो जाता है। उसका जो स्किन होता है वो कोल्ड और क्लेमी होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको कम हो जाती है। अगर हम मसल की बात करें तो मसल सिस्टम में ये फ्लेसिडिटी काज करता है, यानी मसल का जो टोन होता है वो कम हो जाता है, उसके नतीजे में मसल फ्लेसिड हो जाते हैं। मसल का जब टोन बढ़ता है तो वो स्पास्टिक हो जाता है और जब उसका टोन कम होता है तो वो फ्लेसिड हो जाते हैं। तो इन केस ऑफ बारबिचुरेट पॉइजनिंग चूंकि ये इनहिबिटरी है बुनियादी तौर पर, तो ये मसल में फ्लेसिडिटी काज करता है। अगर हम रेनल सिस्टम की बात करें यानी किडनी की बात करें तो किडनी में ये इफेक्ट ये होता है कि जो यूरिन होता है वो कम हो जाता है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है और वहाँ पर आपको शुगर, एल्ब्यूमिन या मुख्तलिफ अदर चीज़ें भी यूरिन में मिलेंगे। इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम भी हद तक यहाँ पर आते हैं, यानी जो ड्रिबलिंग होते हैं यूरिन का वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, स्केंटी यूरिन उसका कलर डार्क हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगर हम स्किन को देखें,
तो स्किन में ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर ब्लिस्टर मिलते हैं जिनको बोलते हैं बारबिचुरेट ब्लिस्टर, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है बारबिचुरेट पॉइजनिंग में कि यहाँ पर आपको बारबिचुरेट ब्लिस्टर मिलते हैं। खासकर जो एक्जेला होता है वहाँ पर इनर एस्पेक्ट ऑफ नीज इंटर डिजिटल क्लेफ्ट, यानी डिजिट के दरमियान जो क्लेफ्ट होता है वहाँ पर भी आपको मिलता है। इसके अलावा एक्जेला में आपको मिलता है इनर साइड ऑफ द नी भी यहाँ पर आपको ब्लिस्टर मिलते हैं बारबिचुरेट ब्लिस्टर। और यहाँ पर ब्लिस्टर जो है ना उसमें सीरस फ्लूइड होता है, यानी वो गाढ़ा नहीं होता, सीरस फ्लूइड होता है। और उसके साथ साथ जब आप रप्चर करें तो रेड रा सरफेस आपको मिलेगा। यानी अगर आप ये फर्ज कर स्किन के ऊपर एक ब्लिस्टर बना हुआ है तो अगर आप इस ब्लिस्टर को रप्चर करें तो आपको यहाँ पर रेड सरफेस नजर आएगा, यानी यहाँ पर सीरस फ्लूइड होता है और रप्चर करने के बाद आपको वहाँ पर रेड सरफेस मिलेगा और पार्चमेंट लाइक एरिया होगा वहाँ पर। अदर जो इसके साइड इफेक्ट है उनमें हाइपोथर्मिया हो गया और यहाँ पर ब्रांको नमोनिया भी, यहाँ तक कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रांको नमोनिया भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। यानी सीएनएस में मैंने आपको डिफरेंट सीएनएस के डिप्रेशन साइड इफेक्ट बताए, रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने आपको रैपिड शैलो ब्रीथिंग जो कि चेन स्ट्रोक जिस तरह पैटर्न होता है उसी तरह ब्रीथिंग यहाँ पर होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाइपोटेंशन होता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड क्लेमी स्किन होता है। किडनी में मैंने आप लोगों को बताया कि यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट, स्किन यूरिन कलर डार्क हो जाता है। मसल में फ्लेसिडिटी काज करता है। स्किन में ये ब्लिस्टर बारबिचुरेट ब्लिस्टर जो कि एक्जेला या इनर साइड ऑफ द नी या इंटर डिजिटल क्लेफ्ट वहाँ पर आपको मिलते हैं। और अगर आप प्यूपल को देखें तो कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल और जो कि डिमली रिएक्टर टू लाइट, तो ये सारे साइन सिम्टम है। और यहाँ पर जो डेथ होता है वो रिस्पायरेटरी फेलियर या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी यहाँ पर जो डेथ फ्रॉम बारबिचुरेट पॉइजनिंग ये या तो रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से होता है और या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है। अब हम बारबिचुरेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो इसका चूँकि एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन होता है तो सबसे पहले हमें इसको मैनेज करना होता है। मैनेज करने से पहले हमें इसको पहचानना होता है क्योंकि इस तरह के इफ़ेक्ट अदर कंडीशन में भी आते हैं। मिसाल के तौर पर अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया या सीएनएस के अदर जो डिजीज़ है वहाँ पर भी आपको इस तरह के अलामत मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले पहचानना होता है, उसके लिए हम डिफरेंट यूरिन एनालिसिस करते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज, ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं। यानी पहले मालूम करते हैं कि ये बारबिचुरेट पॉइजनिंग है भी या नहीं, क्योंकि ये ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, साइकेट्रिक इलनेसिस की वजह से भी हो सकता है, या सुइसाइड के अटैम्प्ट के नतीजे में भी इस तरह होता है। तो मुख्तलिफ अदर भी इसके डिफरेंशियल है। तो सबसे पहले हमने इसको पहचानना होता है क्योंकि नारकोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेशन, अदर जो डिफरेंट मेडिकेशन है वो भी इसी तरह इफेक्ट पैदा करते हैं। तो जब हम इसको पहचानते हैं फिर हम इसको ट्रीट करते हैं। इसको हम इस तरह ट्रीट करते हैं कि सबसे पहले हम इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी इसका जो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू। और उसके साथ कार्डियोवास्कुलर, चूँकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ना हाइपोटेंशन करता है, कार्डिक आउटपुट को कम करता है, तो हम उसको मैनेज करते हैं, हाइपोटेंशन को ट्रीट करते हैं, हम क्रिस्टलाइट बोलस उसके लिए देते हैं। इसके अलावा फिर हम गैस्ट्रिक लेवाज जो जिस तरह अदर कंडीशन में भी हम स्टमक वॉश करते हैं तो यहाँ पर भी हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं विद पोटाशियम परमैंगनेट एंड एक्टिवेटेड चारकोल जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट है। यहाँ पर हम एक्टिवेटेड चारकोल और पोटाशियम परमैंगनेट के थ्रू गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं 2 to 4 आवर, ताकि एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन में इंट्रेंस से पहले हम उसको बॉडी से रिमूव करें। इसके साथ साथ हम यहाँ पर फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस भी करते हैं। फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस जिसका मतलब यह होता है कि यूरिन में जो बारबिचुरेट है वो निकल जाए, यानी हम यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन करते हैं और फिर वह पर जब उसकी अल्कलाइनाइजेशन करते हैं तो फिर वो बारबिचुरेट बॉडी से निकलता है। इसके लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट 2 to 3 एम्पोल सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बेस है। उसके थ्रू हम यूरिन अल्कलाइनाइजेशन करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि बारबिचुरेट को बॉडी से यूरिन के थ्रू भी निकालें। इसका 2 to 3 एम्पोल देते 1 लीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज में ये हम देते हैं, तो फिर इसके बाद वो जो है ना बॉडी से निकलता है। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल भी बॉडी से ड्रग को रिमूव करते हैं, यानी एक्स्ट्रा कार्पोरियल का मतलब ये है कि बॉडी से रिमूव करते हैं, यानी हेमोडायलाइसिस जो हो गया या हेमोपरफ्यूजन हो गया, या फिनोबार्बिटाल जो पॉइजनिंग होता है फिनोबार्बिटाल
उसके नतीजे में फिर हम हीमोडायलिसिस भी करते और फिर यानी बॉडी से रिमूव करते हैं उसको, हीमोपरफ्यूजन भी करते, तो इसके नतीजे में भी वो बॉडी से निकलता है। इसके अलावा सपोर्टिव में अदर जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उसमें हम पेशेंट को वार्म रखते हैं, यानी उसको रिवार्मिंग उसकी करते हैं। इसके अलावा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन या एयरवे को पेटेंट रखने के लिए फिर हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन भी करते हैं। उसके साथ साथ गुड ओरल हाइजीन भी हम देते हैं कि उसका हाइजीन जो है ना वो मेंटेन रहे, टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, पोस्चर चेंजेस भी हम रेगुलरली इंटरवल पर उसका पोस्चर चेंज करते ताकि जो बेड सोर होते हैं वो उसको न लगे। उसके एंटीबायोटिक देते हैं डिफरेंट तक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी यहाँ पर न हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट हो गया बारबीचूरेट पॉइजनिंग का।